मौतें, जान माल की क्षति, संपत्ति की हानि। उत्तरी भारत के कई राज्य प्रकृति का प्रकोप झेल रहे हैं। यह सामान्य मानसून नहीं है। बारिश कम समय के लिए होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत तेज और बहुत ज्यादा होती है। लेकिन 2 हफ्ते पहले तक इसका उल्टा चल रहा था। उत्तर भारत भारी गर्मी से जूझ रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 54 लोगों की मौत हो गई। वे सभी वृद्ध थे और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं से पीड़ित थे, और ये समस्याएं भीषण गर्मी के कारण और बढ़ गई। आश्चर्यजनक रूप से सरकारी अधिकारियों ने यह तो माना कि यह गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन वे जल्द ही अपनी बात से मुकर गए। लू का असर जारी रहा। बढ़ते तापमान से लगातार दूसरे साल भी गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ। टमाटर की कीमत आसमान छूने लगी। लेकिन इन खबरों के अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आया कि अब भारत का 90% इलाका भीषण गर्मी के खतरे वाले क्षेत्र में है। कैम्ब्रिज में इसका अध्ययन कर रहे एक विशेषज्ञ रमित देवनाथ ने इसके प्रभावों के बारे में बताया। उनके अनुसार इससे बाहरी कार्य करने की क्षमता में 15% की गिरावट आएगी। लगभग 5 करोड़ लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 2050 तक जीडीपी में 2.8% की गिरावट आएगी। यह बहुत ही भयावह है, क्योंकि भारत पहले ही गर्मी के कारण सालाना $101 बिलियन का नुकसान झेल रहा है। मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? खराब फसलें किसानों को तो प्रभावित करेंगी ही, गरीब लोगों पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। वैसे भी सबसे ज्यादा जलवायु की मार गरीब ही झेलते हैं। अगर आपको इस बात पर थोड़ा भी संदेह है तो साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट जर्नल की अप्रैल 2019 की रिपोर्ट पर गौर करें। इस अध्ययन के अनुसार घनी आबादी और कम आय और बिना हरियाली वाले क्षेत्र रात के समय भी गर्मी से जूझते हैं, क्योंकि इन इलाकों की इमारतें दिन की गर्मी को रोक लेती हैं और रात में भी गर्म रहती हैं। मुंबई में 2005 की बाढ़ के बाद अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए अमीरों की तुलना में गरीबों को अपनी आय का अधिक हिस्सा खर्च करना पड़ा, क्योंकि गरीबों को अपने घरों की बार बार मरम्मत करवानी पड़ी। पिछले साल भीषण मौसम की मार से भारत में 2220 से अधिक मौतें हुई। 2021 में मरने वालों की संख्या 1750 थी और 2020 में यह 1338 थी। 2022 में मौसम में बहुत अधिक बदलाव के कारण होने वाली मौतें 3 वर्षों में सबसे अधिक हैं, और इस साल की भीषण गर्मी और अब बारिशों के साथ उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के क्या कारण है? आप इसके बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने से लेकर अन्य कारणों तक। पर इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? तो जवाब है अमीर, या यूं कहें कि भयानक किस्म के अमीर, जिनकी जीवन शैली और उपभोग पैटर्न पृथ्वी के लिए हानिकारक है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 1% उत्सर्जकों में से प्रत्येक ने 2021 में 50 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया, जो कि निचले स्तर के 1% उत्सर्जकों से 1000 गुना अधिक है। क्या गरीब लोगों को ऐसी आपदाओं से बचाया जा सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इतना पैसा कहां से आएगा? 2021 में शीर्ष 1% अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति लगभग 427 लाख करोड़ रुपए थी। उन पर 2% संपत्ति कर लगाने से करीब 8.54 लाख करोड़ रुपए की आय हो सकती है। तो आरबीआई अगले 10 साल तक संपत्ति कर ले तो वह अनुमानित 85.6 लाख करोड़ की धनराशि जुटा सकता है। यह धनराशि जलवायु संकट के कारण उत्पन्न होने वाली खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा कल्याणकारी खर्चों के लिए उपयोग की जा सकती है। अफसोस की बात है कि बलिया अस्पताल में इतनी बड़ी संख्या में मौतों की खबर और अब कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी घटनाएं थमने वाली नहीं है, बल्कि जलवायु संकट के चलते ये स्थितियां बदतर ही होती जाएंगी। इस साल 3 जुलाई का दिन अब तक सबसे गर्म दिन था। इस दिन पृथ्वी का औसतन तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। यह तापमान बढ़ता ही जा रहा है।
कोई भी टैक्स मनुष्य को इससे बचा नहीं पाएगा। इसके लिए अमीरों और अमीर देशों को अपने तरीके सुधारने होंगे। और अब वित्त दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करें। भारत यूरोप के आयात पर कार्बन टैक्स लगाने का काम कर रहा है। यह यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार और पर्यावरण से जुड़े शुल्क के समान ही है। यूरोप से आयात किए जाने वाले उत्पादों में कार्बन की मात्रा मापने की प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा चल रही है। सीएजी रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे के सुरक्षा व्यवस्था के लिए फंड न देने और उस फंड का दुरुपयोग करने का खुलासा किया है। सरकार ने 2018 से सुरक्षा पर हर साल 20,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया था, लेकिन इसके लिए औसतन 5,000 करोड़ ही आवंटित किए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि फुट मसाजर, जैकेट और कंप्यूटर जैसी चीजों की खरीदारी भी फंड से की गई थी। आईफोन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन भारत में नैनो चिप्स बनाने के जॉइंट वेंचर से पीछे हट गई है। वेदांता समूह के साथ इसका संयुक्त उद्यम चिप निर्माण उद्योग में भारत के लिए एक लंबी छलांग साबित होने वाला था। बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन के पीछे हटने का कारण एक टेक्नोलॉजी पार्टनर को साथ जोड़ने में विफलता थी। चिप निर्माता कंपनियों को देश में लाने की एक और प्रयास की कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के साथ हुए समझौते के अनुसार वह गुजरात में सिर्फ एक चिप पैकेजिंग इकाई बनाने जा रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग नहीं है। फिर भी 70% लागत देश वहन करेगा, 50% केंद्र सरकार और 20% गुजरात सरकार। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।